स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका जो नाम है वो क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि हम इसके अंदर चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इंडेक्स देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस की। जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। ठीक है, स्टेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट जनरल होता क्या है। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मोनार्की रूल जो था वो किस में बदल गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में बदल गया। देन हम बाद में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो था वो रिपब्लिक में बदल गया। ठीक है, रीजन ऑफ टेरर एंड डायरेक्टरी रूल। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, अब जब भी हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं, हमने चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन? देखो, जब हम रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं, रिवॉल्यूशन का अगर तुम्हारे दिमाग में रिवॉल्यूशन का क्या मतलब आ रहा है कि रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि रिवॉल्यूशन का मतलब कि हाँ, आंदोलन वगैरह। ठीक है, मतलब क्रांति एक तरीके से, उसे ही रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। तो देखो क्या होता है, थोड़ी सी मतलब देख लेते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। Whenever a lot of people trying to change a political setup within a short period of time, it is called a revolution। जब भी क्या हो, जब भी कोई पॉलिटिकल सेटअप बहुत सारे लोग मिलकर एक छोटे से समय के अंदर क्या करें, उसको बदलने की कोशिश करें, तो उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो कम टाइम के अंदर पॉलिटिकल सेटअप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम रिवोल्यूशन कहें। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। देखो, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले क्या था, मोनार्की था। ठीक है, मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, मोनार्की था। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड देन उसके बाद क्या हुआ, रिपब्लिक हो गया। पहले मोनार्की, फिर रिपब्लिक। रिवोल्यूशन से पहले मोनार्की था एंड रिवोल्यूशन के बाद क्या था, रिपब्लिक हो गया। अब यहाँ पे मोनार्की का मतलब तो हमें पता है क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ किंग, कि जहाँ पे किंग रूल कर रहा है उसको मोनार्की कहते हैं। जब हम रिपब्लिक की बात करेंगे तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, रिपब्लिक का मतलब वो होता है जब भी हम क्या करते हैं कि किसी कंट्री के हेड को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर हमने पीएम को चुना, प्रेसिडेंट को चुना। हमने चुना, बेशक से उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किया गया हो, पर हमने उसे चुना। ठीक है, जब हमने उसे चुना तो वो क्या है, वो रिपब्लिक कहलाए। अब वो मोनार्की नहीं है, वो अपनी खुद की चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को चुनते हैं या फिर इलेक्शन के द्वारा लीडर को चुना जाता है, उसी को रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री, एक एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे ही हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 3 पोर्शन में डिवाइड किया। सबसे पहला होता है प्री। प्री का मतलब क्या है कि 14 जुलाई 1789 से पहले का क्या था, क्या नहीं था। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ एंड 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक डेट लिया, 14 जुलाई 1789। अब ये डेट खुद में ही एक महत्वपूर्ण डेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तभी मैंने एक डेट ही जो थी मेंशन करी गई है। जब हम बात करते हैं किसकी,
जब हम बात करते हैं प्री की, जब हम बात करेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे कि इवेंट क्या क्या हुए, इंसिडेंट क्या क्या हुए। ठीक है। देन हम उसके बाद देखेंगे कि जब हम पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट में क्या क्या हुआ। जैसे पोस्ट में क्या हुआ कि 1791 में फ्रांस का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब 1789 एंड उसके 2 साल बाद ही क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो था बन गया। ऐसा क्या हुआ कि 2 साल बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में बदल गया। उसका देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक में हो गया। ठीक है। वो चेंज कैसे हो गया है। देन वुमेन की क्या क्या पोजीशंस थी। ठीक है। एंड नेपोलियन बोनापार्ट थे। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट थे जो था, ये तुम्हारे इसमें नहीं है। ये तुम्हारे 10th क्लास के अंदर, इसके अंदर तुम पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे डीप में इसको, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं 14th जुलाई 1789 की, जब हम बात करेंगे तो 14th जुलाई 1789 को हुआ क्या था। अब देखो, 7,000 लोग टाउन हॉल के बाहर आके खड़े हो गए। ठीक है। मतलब तुम खुद अंदाजा लगाओ, तुम्हारा घर है, अब तुम्हारे घर के पास 7,000 लोग, मतलब जन सैलाब जो था वो बढ़ के आ गया है। ठीक है। क्या था, जन सैलाब जो था वो उभर के आ गया है। अब 7,000 लोग जो थे बेस्टाइल जेल के बाहर आ गए। अब गुस्से में थे लोग, क्यों गुस्से में, तो वो आगे बढ़ेंगे। अब बेस्टाइल जेल में वो आ गए। उन्होंने क्या कर दिया, बेस्टाइल जेल को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तहस नहस कर दिया बेस्टाइल जेल को। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं तोड़ दिया। ठीक है। जब उसे तोड़ दिया तो वहां से उन्होंने क्या ले लिया, वहां से उन्होंने आर्म्स ले लिए। आर्म्स का मतलब हथियार ले लिए। जो भी मिलिट्री के पास, आर्मी के पास जो भी वेपन्स थे, उन्होंने वो वेपन्स छीन लिए। ठीक है। और वेपन छीन के उन्होंने क्या किया, वहां पे जो भी कैदी रिलीज, मतलब कैदी जो थे उनको रिलीज कर दिया। जितने भी कैदी थे वहां पे उनको क्या करते, रिलीज कर दिया। अब ये देखो, ये चीज जो थी वहां पे उस टाइम पे हुई थी, ये जो पिक्चर दिख रही है। ठीक है। अब इसके इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जो मेन जो है इस चैप्टर के अंदर वो कौन है, लुइस 16 है। अब लुइस 16 के बारे में थोड़ा जानते हैं। लुइस 16 है क्या। लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। अब बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी शादी किससे हुई, मैरिया एंटोनी, एंटोनी, मैरिया एंटोनी, मारिया एंटोनी से उसकी जो शादी थी वो हुई थी। मैरिज अलायंस जो थी मैरिया एंटोनी से हुई थी। अब मैरिया एंटोनी कौन थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया एक जगह है, फ्रांस के पास ही एक जगह है ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो उससे उसकी क्या हुई, मैरिज अलायंस जो थी हुई थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं 1774 को। देखो 1774 में क्या हुआ था कि जो वो था लुईस 16 जो था उसने राजगद्दी संभाली। और उस टाइम पे फ्रांस जो था वो बैंक हो रखा था, मतलब बैंक पोजीशन पे था। कैसे, क्यों था बैंक, बैंक होने के रीजन क्या है, सबसे पहले कि जो किंग था ना, उसको वॉर करना पसंद। वो लड़ाई झगड़े में वॉर पसंद थी कि हाँ वॉर करनी है, ये टेरिटरी मुझे लेनी है। ठीक है। पहले के टाइम पे राजा वॉर क्यों करते थे, राजा वॉर करते थे कि ये टेरिटरी मुझे चाहिए। ठीक है, कि इसने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उंगली उठाई है, तो इस राजा से मैं बदला लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से वॉर करना उसे पसंद था। दूसरी चीज क्या थी कि अब राजा है, तो राजा महल के अंदर तो रहेगा ही रहेगा। तो महल को भी देखो, अब तुम घर में रहते हो। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, घर की तुम्हें मरम्मत करवानी होती है, मेंटेनेंस करवानी होती है। तो ऐसी प्लेस पैलेस के अंदर जब वो रहता है, पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर जब वो रहता है, तो उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी थी। तो मेंटेनेंस पे भी बहुत पैसा खर्च होता था। ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे क्या था, 1774 के टाइम पे, कि अमेरिकन कॉलोनीज जो थी ना, उनको इंडिपेंडेंट करवाने में वो हेल्प करता है। अमेरिकन कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे उस टाइम पे, तो वो उनको भी क्या कर रहा था, उनको भी हेल्प कर रहा था कि वो इंडिपेंडेंट हो। क्यों हेल्प कर रहा था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे आपस में दुश्मन थे। ठीक है। और अमेरिका भी दुश्मन था, मतलब अमेरिका भी इस चीज से परेशान हो रहा था, इंडिपेंडेंट मांग रहा था, डिमांड कर रहा था। तो इस वजह से फ्रांस और अमेरिका क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अब कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को हरा के उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, मतलब ब्रिटेन को हरा के अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये चीज हमें देख पता कैसे चलती है। देखो तुमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा।
क्या देखा होगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था वो किस चीज का सिंबल है, प्रतीक है? वो अमेरिका और फ्रांस की फ्रेंडशिप का प्रतीक है। ठीक है। अमेरिका ने फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था गिफ्ट में दिया था। अब इतना बड़ा स्टैचू गिफ्ट में दे रहे हैं, कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा उस टाइम पे। तो उस चीज में भी पैसा खर्च हुआ था। साथ ही साथ क्या था कि फ्रांस अब क्या कर रहा है, अब इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब लोन को रिटर्न भी करना है। अब लोन को रिटर्न करना, और लोन लिया कितने, 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया, तो इंटरेस्ट भी देना है, लोन भी रिटर्न करना है। ये चीज होगी थी। साथ ही साथ और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। छोटे मोटे खर्चे जैसे कि सैलरी देनी है। ठीक है, सोल्जर्स है, अब आर्मी में सोल्जर्स काम करेंगे तो उनको सैलरी तो देंगे ही ना। तुम्हारे घर पे कोई काम कर रहा है, मान के चलो, अब तुम चाह रहे हो कि ना वो फ्री में हमारे लिए काम करेगा? नहीं करेगा ना, तो उसको तुम कुछ ना कुछ पैसे तो दोगे ना, कि हाँ तूने ये काम किया है, तो तुझे इसके बदले ये रही तेरी तनख्वाह। तो वो तनख्वाह भी देनी थी उसे। ठीक है, उस पे भी खर्च होता था। तो ये सारी की सारी चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था। इस वजह से फ्रांस जो था वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने तो ये देख लिया कि ये खर्चा क्या-क्या था। अब देखेंगे कि इनकम। अब देखो गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट होती है? टैक्सेस से। होती है कि नहीं होती? गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट होती है? टैक्स से इनकम गवर्नमेंट की जनरेट होती है। ठीक है, किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम का जिसका सबसे पहला सोर्स जो होता है ना वो टैक्स होता है। ऐसे फ्रांस की इनकम का सोर्स क्या था, टैक्स था। टैक्स सिस्टम के बारे में हम बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सोसाइटी वाले टॉपिक के अंदर थोड़ा देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टैक्स जो था दो तरीके से होता था। एक तो थैलीस, एक तिथीस। अब ये जो टैक्स था, ठीक है, एक को डायरेक्ट टैक्स कहते थे, एक को इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो वो तो डायरेक्ट लगना है, तुम्हें पता है। इसमें क्या था कि जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/10 पोर्शन जो है वो किसको देना है, किंग को देना है। किसको देना है, किंग को देना है। ठीक है, अब 1/10 पोर्शन किंग को देना है, डायरेक्ट टैक्स देना है। ठीक है, ये थी इनकम। अब इस टैक्स को इम्पोज कौन करवाए? अब देखो, जब हम बात करते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा किंग, किंग जो है वो किंग ही इम्पोज करेगा टैक्स का। इम्पोज का मतलब होता है लगाना। किंग ही लगाएगा टैक्स, ऐसा नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग नहीं लगाएगा टैक्स। किंग की बोझ नहीं, किंग के पास पावर नहीं थी इम्पोज करने के टैक्स। तो फिर पावर किसके पास थी? पावर थी स्टेट जनरल मीटिंग के पास, पावर थी कि टैक्स इम्पोज करवा सकता है, टैक्स में कुछ ना कुछ वो कर सकता है। ठीक है, तो किंग के पास क्या पावर थी? किंग के पास पावर थी कि जो स्टेट जनरल की मीटिंग है ना, जो वो उस मीटिंग को बुला सकता है। ठीक है, किसको बुला सकता है, स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सकता है। पावर नहीं थी। अगर स्टेट जनरल मीटिंग में क्या हो गया कि टैक्स उन्होंने क्या दिया कि नहीं टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो किंग के पास राइट नहीं था कि वो टैक्स लगा दे। ठीक है, यहाँ तक चीज आई कि नहीं समझ? आगे चलते हैं। अब इसके बारे में हमने देखा, इसको थोड़ा सा और होल्ड करके चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी ऑफ फ्रांस। देखो, सोसाइटी ऑफ फ्रांस में तीन तरीके के लोग रहते थे। एक तो चर्च, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, और कॉमन पीपल। ये थ्री टाइप्स ऑफ पीपल जो थे वो फ्रांस की सोसाइटी में थे। जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ, चर्च को क्लर्जी भी कहते थे। ठीक है, किंग्स एंड मिनिस्टर्स को नोबिलिटीज कहते थे। जो चर्च होते थे वो क्या आते थे, फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे। फर्स्ट स्टेट का मतलब पहला दबका। ठीक है, किंग्स एंड मिनिस्टर जो थे वो दूसरे दबके में आते थे, दूसरे स्टेट में आते थे। ठीक है, एंड जो कॉमन पीपल थे वो तीसरे स्टेट में आते थे, स्टेट। ठीक है, अब जिसमें अगर मैं बात करता हूँ चर्च एंड किंग्स एंड मिनिस्टर की जो बात करता हूँ, उनको क्या क्या प्रिविलेज दिए हुए थे, उनको प्रिविलेज ये दिए हुए थे कि उनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? टैक्स देने की जरूरत नहीं है उन्हें, वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो टैक्स कौन देगा? टैक्स देंगे कॉमन पीपल। अब जितनी भी लैंड थी, अगर मैं लैंड को 100% मान के चलूं फ्रांस के अंदर, तो उसकी 60% ऑफ लैंड जो थी वो किसके पास थी? चर्च
और किंग एंड चर्च क्लर्जी और नोबिलिटीज के पास थी 60% ऑफ लैंड, पर इनकी पॉपुलेशन 10% थी। मतलब लैंड इनके पास ज्यादा थी और इनकी पॉपुलेशन कम थी। ठीक है। कॉमन पीपल के अंदर कौन कौन आता था? कॉमन पीपल में आते थे, पीजेंट आते थे, फार्मर्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन। ठीक है, ये सारे के सारे कॉमन पीपल के अंदर आते थे। अब कॉमन पीपल के पास क्या क्या थे? कॉमन पीपल के पास कुछ नहीं था, उनको टैक्स भी देना है। ठीक है, उनके पास लैंड भी कम दे रखी है, पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मान के चलो क्या है कि एक एरिया है। अब उसमें क्या है कि पूरे एरिया के अंदर छोटा सा हिस्सा जो है उसमें तो 10 लोग रह रहे हैं, और एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर 2 ही लोग रह रहे हैं। मतलब क्या है कि आप मान के चलो कि 100 गज की एक जमीन है। 100 गज की जमीन में हमने क्या किया, उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया, 25 25 25 25 में। अब 75 गज की जो जमीन है वो तो किसी एक ही पर्सन के हाथ में है। 25 गज की जमीन क्या है, 20 लोगों के पास है। अब वो क्या है कि 20 लोग 25 गज की जमीन में रह रहे हैं। ठीक है। और बाकी 75 गज की जो जमीन है उसमें कितने, उसमें सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर हो रही थी। मतलब क्लर्जी और नोबिलिटीज के पास लैंड ज्यादा थी, कॉमन पीपल के पास लैंड कम थे। ठीक है। जबकि कॉमन पीपल के पास लैंड ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए उनके पास लैंड ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। ठीक है। जब आगे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। कौन सा वर्ड आ रहा है? सब्सटेंसेस क्राइसिस। देखो, जब हम सब्सटेंसेस क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक है 1715 और एक है 1789। अब 1715 में पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो कितनी थी? 23 मिलियन थी। एंड 1789 में वो पॉपुलेशन कितनी होगी? 28 मिलियन होगी। अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन पॉपुलेशन जो थी बढ़ गई। इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये निकला कि देखो पॉपुलेशन बढ़ी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब मान के चलो पहले तुम्हारे घर में एक पर्सन था, ठीक है, या 2 पर्सन थे। अब वो क्या थे कि 2 पर्सन जो थे, अब वो 2 ही पर्सन अर्न कर रहे हैं और वो 2 ही पर्सन जो है वो राशन वगैरह लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अब 1 किलो गेहूं लेकर आएंगे तो उनका 1 हफ्ते चलेगा 2 पर्सन का। मान के चलो 1 किलो गेहूं लेकर आए, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते उनका चल रहा है। अब वहीं पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, घर के अंदर 2 पर्सन से 5 पर्सन हो गए। अब वो जो 1 किलो गेहूं वो लेकर आ रहे हैं, 1 किलो आटा जो वो लेकर आ रहे हैं, अब वो क्या है कि 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज हुई, और जब फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? फूड का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया। अब मान के चलो प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना है पहले, जितना प्रोडक्शन है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो खिलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? प्राइस बढ़ जाएगा कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो ले जाए। यही होता है ना। ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सूखा पड़ गया। उस टाइम पे क्या था कि सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं। और जब एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ था उसी को हमें चलाना है। और जब हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? प्राइस बढ़ जाता है। तो वहीं पे ये चीज जो थी वही हुई थी। ठीक है। और इसी पूरे को क्या कहते हैं? इसी पूरे को कहते हैं सब्सटेंशियल क्राइसिस। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सब्सटेंशियल क्राइसिस। आगे चलते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आती है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स में। ठीक। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की जब बात करते हैं तो मिडिल क्लास कौन होते हैं? अब मिडिल क्लास जैसे हम तुम, गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन बना रखी है कि इस लाइन पे जो है वो मिडिल क्लास कहलाएगा, उससे ऊपर रिच, उससे पुअर। ये तो वो जो मिडिल क्लास में आएगा, कौन कौन आएगा मिडिल क्लास में? मिडिल क्लास में जैसे हम तुम मिडिल क्लास में आते हैं।
ठीक है, मिडिल क्लास में कौन-कौन आएगा? पीज़ेंट मिडिल क्लास के अंदर आएँगे, वर्कर्स वो भी मिडिल क्लास के अंदर ही आएँगे, बिज़नेसमैन मिडिल क्लास, जो लॉयर्स होते हैं वो मिडिल क्लास, डॉक्टर मिडिल क्लास। अब यहाँ पे बिज़नेसमैन का मतलब ये मत समझना कि अंबानी, अडानी, ठीक है? बिज़नेसमैन का मतलब जो छोटे-छोटे बिज़नेस है ना, वो भी बिज़नेसमैन ही कहलाएँगे, तो वो भी मिडिल क्लास के अंदर आएँगे, ठीक है? आगे बात करते हैं अब जब हम ग्रुप मिडिल क्लास जो थे, अब वहाँ पे क्या है कुछ फिलोसोफर्स भी आएँगे, ठीक है? वो अपने-अपने तर्क-वितर्क देंगे कि हाँ, हमने इसके बारे में ये फिलॉसफी जो थी बनाई थी। तो उन्होंने वो तर्क देंगे। तो सबसे पहले जो फिलोसोफर थे वो कौन थे? जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। दूसरे कौन थे? रुसेल। और तीसरा कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। अब जो जॉन लॉक थे ना, वो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मतलब उन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि जो पावर डिवाइन राइट थी ना, वो रिफ्यूज हो गया। ठीक है? दूसरे रसेल की बात करते हैं और रिफ्यूज उन्होंने कर दिया एब्सोल्यूट पावर डिवाइन राइट को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है? दूसरा था रसेल। वो थे क्या थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर। और तीसरे जो थे वो क्या उन्होंने उनकी जो बुक थी वो क्या थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। यहाँ पे लॉज आ गया, द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब भी इसके अंदर क्या था? इसके अंदर उन्होंने बताया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है? सेपरेट है। जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 15 में भी लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है? सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। यहाँ तक ये क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ? तो चीज से तुम्हारी एक तरीके की सोसाइटी, ठीक है? अब सोसाइटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि जो पावर थी किंग के पास, कौन सी पावर थी? हमने पढ़ा था। पावर जो थी किंग के पास कौन सी पावर थी? कि किंग जो था मीटिंग को बुला सकता है। हमने पढ़ा था ये। हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेट जनरल जो था वो क्या कर सकता है? वो इम्पोज कर सकता है टैक्स, ठीक है? क्या कर सकता है वो?